मॉर्निंग स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने प्रोबेबिलिटी टॉपिक को कंप्लीट किया था, महत्वपूर्ण एग्जाम्पल देखे थे हमने। और आज के इस वीडियो में हम नया टॉपिक ले रहे हैं मैट्रिक्स, जिसको हम हिंदी में आव्यूह के नाम से जानते हैं। और ये हमारा चैप्टर नंबर है तीसरा चैप्टर है हमारा। और बोर्ड में इसका जो अंक भार है अंक भार 3 नंबर का है। तीन नंबर का ये हमारा बोर्ड में टॉपिक है, जिसमें से 2 प्रश्न आपके बन कर के आते हैं, एक 1 नंबर का और एक 2 नंबर का। तो वेरी सिंपल टॉपिक है। अब हम देखें इसमें क्या है। हमारे पास 2 टॉपिकों से मिलकर के ये चैप्टर आपका बना है, जिसमें से पहला टॉपिक है मैट्रिक्स एवं मैट्रिक्स के प्रकार, और दूसरा टॉपिक है मैट्रिक्स पर संक्रियाएं। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं कि मैट्रिक्स क्या होती है और मैट्रिक्स के प्रकार क्या होते हैं। उसके बाद हम जानेंगे कि मैट्रिक्स पर संक्रियाएं किस प्रकार से लगती हैं। तो सबसे पहले हम देखें मैट्रिक्स क्या होती है। मैट्रिक्स को हम हिंदी में आव्यूह कहते हैं, लेकिन आव्यूह कोई नहीं बोलता है, सब क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स ही बोलते हैं, क्योंकि बोलने में आसानी होती है मैट्रिक्स को, और आव्यूह को बोलने में थोड़ी सी कठिनाई महसूस होने लगती है हमें। तो इसलिए हम क्या कहेंगे, मैट्रिक्स। लेकिन इसका जो डेफिनेशन है वो इसके हिंदी अर्थ से समझ में अच्छी आती है हमें। क्या है कि हम देखें कि आव्यूह का मतलब है आयताकार व्यूह, और व्यूह हम जानते हैं घेरा। तो ये क्या बन गया, आयताकार घेरा। आयताकार घेरे का मतलब एक ऐसा विन्यास जिसमें दिए गए आंकड़े अथवा सूचनाएं आयताकार घेरे के रूप में व्यवस्थित रहती है, आव्यूह कहलाता है। जैसे 10th अथवा 12th की बोर्ड मार्कशीट आव्यूह का एक बेहतर उदाहरण है, बेहतर एग्जाम्पल, अच्छा एग्जाम्पल है। कैसे कि 10th और 12th की जो बोर्ड मार्कशीट हमने देखी है, 10th की हमने देखी है कि वो हमेशा आयताकार रूप में ही बनी होती है। वो है क्या, वो एक विद्यार्थी का प्रोग्रेस के बारे में हमें सूचना दी है, यानी विद्यार्थी की कितनी प्रोग्रेस हुई उसके बारे में वो हमें सूचनाएं देती है, वो रिपोर्ट है एक तरह से। तो वो किस रूप में बनाई गई है, आयताकार घेरे के रूप में बनाई गई है। तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है मैट्रिक्स का 10th अथवा 12th की बोर्ड मार्कशीट। इसके बाद हमने एक एग्जाम्पल लिया है, देखिए, किसी विद्यार्थी के प्रथम 3 टेस्टों में गणित तथा विज्ञान में प्राप्तांक क्रमशः 2, 3, 4 तथा 5, 6, 7 है। तो हम इस सूचना को कैसे जमाओगे, आप कैसे लिखोगे, कैसे लिखोगे। तो देखो हमने लिखा है यहाँ पर कि गणित और विज्ञान लिखोगे आप, फिर प्रथम टेस्ट, द्वितीय टेस्ट और तृतीय टेस्ट। प्रथम टेस्ट में 2, द्वितीय टेस्ट में 3 और तृतीय टेस्ट में 4 आए गणित में प्राप्तांक, और विज्ञान में प्रथम टेस्ट में 5, द्वितीय टेस्ट में 6 और तृतीय टेस्ट में 7 आए। तो ये हमारी सूचना हो गई इस विद्यार्थी की कि उसने इन 3 टेस्टों में विज्ञान और गणित में कितने कितने अंक प्राप्त किए। तो हमने जमाया किस रूप में, आयताकार घेरा। देखो ये बन रहा, सबको यदि हम मिलाएं तो एक आयताकार घेरा बनता है, बन रहा है। इसीलिए इस व्यवस्था को हम मैट्रिक्स नाम देते हैं, आव्यूह नाम देते हैं। बात समझ में आई आपके कि मैट्रिक्स या आव्यूह है क्या, रियलिटी में क्या है, वास्तविकता में क्या है। अर्थ समझ नहीं पाते हैं स्टूडेंट, इसलिए मैंने अर्थ को समझाने की बेहतर कोशिश करी है यहाँ पर कि एक आयताकार सारे संख्याओं को मिलाएं तो एक आयताकार बॉक्स बन रहा है, यही है हमारा आयताकार घेरा यानी आव्यूह से। अब हम देखें कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम। मैट्रिक्स के जो चिन्ह हैं वो 3 सिंबल काम में लिए जाते हैं, डिफरेंट किताबों में डिफरेंट सिंबल ले रखे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा परिचित सिंबल कौन सा है, ये वाला, बीच वाला। क्यों, क्योंकि ये इसकी परिभाषा से, डेफिनेशन से मेल खाता है, आयताकार।
तो कौन सा मेल खा रहा है? बीच वाला। इसलिए सबसे ज़्यादा किताबों में प्रचलित चिन्ह इसी को लिया गया है और हम भी यहाँ पर ये ही चिन्ह काम में लेंगे। मैट्रिक्स को एक शॉर्ट में अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से व्यक्त करते हैं। तो इस प्रकार से यदि हम इस मैट्रिक्स को ए नाम दें, कैपिटल ए, तो हमारे पास कैपिटल ए इस आयताकार बॉक्स में ये बन जाती है। तो ये मैट्रिक्स ए हमारे पास प्राप्त हो गई है। अब हम थोड़े से और इसके गुणों का वर्णन कर रहे हैं। क्या है कि यहाँ पर जो क्षैतिज रेखाएं हैं, देखो क्षैतिज रेखाएं मैंने खींच रखी हैं, वो कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं? पंक्ति कहलाती है। इस मैट्रिक्स की पंक्ति कहलाती है और पंक्ति को हम इंग्लिश में कहते हैं रो। और इस रो का ही आर जो लिया गया, यानी R1 का मतलब पहली पंक्ति और R2 का मतलब दूसरी पंक्ति। अब हम दूसरी बात करें, खड़ी रेखाएं या ऊर्ध्वाधर रेखाएं कितनी हैं? 3। इनको कहते हैं हम मैट्रिक्स के स्तंभ और स्तंभ को हम कहते हैं इंग्लिश में कॉलम। तो कॉलम का C काम में लिया है यहाँ से, ये पहला C1, ये C2 और ये C3 स्तंभ। 3 स्तंभ हो गए, 2 पंक्ति हो गई। ठीक, हमने ये जान लिया कि मैट्रिक्स की पंक्ति क्या होती है, मैट्रिक्स के स्तंभ क्या होते हैं। अब हम देखें कि मैट्रिक्स की कोटि अथवा क्रम, मैट्रिक्स की कोटि अथवा क्रम क्या होता है। तो उसका सूत्र है पंक्ति इंटू स्तंभ, यानी कि पंक्ति का मतलब पंक्तियों की संख्या से है। पंक्तियों की संख्या पहले लिखी जाती है, फिर क्रॉस लगाया जाता है, फिर स्तंभों की संख्या लिखी जाए, तो वो जो एक नया सिंबल बन करके आता है वो ही उस मैट्रिक्स की पंक्ति अथवा उस मैट्रिक्स का क्रम अथवा कोटि कहलाती है। तो यहाँ पर हम देखें, हमारे पास एक ही एग्जाम्पल चल रहा है। जैसे उपरोक्त एग्जाम्पल में मैट्रिक्स ए का क्रम अथवा कोटि, तो इस मैट्रिक्स में कितनी पंक्तियां हैं? 2 और स्तंभ कितने हैं? 3। तो यहाँ पर ये हो गया पंक्तियाँ 2 स्तंभ 3। तो यानी कि हम इस मैट्रिक्स को अगर आपसे पूछा जाए कि इस मैट्रिक्स का क्रम बताइए या इस मैट्रिक्स की कोटि बताइए, तो आप क्या कहोगे कि यह मैट्रिक्स 2 इंटू 3 क्रम की है अथवा 2 इंटू 3 कोटि की है। राइट। अब हम आगे बढ़ें कि मैट्रिक्स में विद्यमान अवयवों की संख्या। 2 तरीके हैं मैट्रिक्स में अवयवों की संख्या निकालने के। या तो आप गिनो कि हमने गिन लिया भैया 1 2 3 4 5 6 अवयव है इसमें, या फिर एक दूसरा तरीका है, मान के चलो ये तो छोटी मैट्रिक्स है, बड़ी मैट्रिक्स आ जाए तो गिनने में टाइम लग जाएगा। एक दूसरा तरीका क्या है, मैट्रिक्स में विद्यमान अवयवों की संख्या निकालने का, पंक्ति इंटू स्तंभ, यानी पंक्तियों की संख्या को स्तंभों की संख्या से मल्टीप्लाई कर दें तो जो गुणनफल आएगा उतने ही अवयव उसमें मौजूद होंगे। तो यहाँ पर जैसे उपरोक्त एग्जाम्पल में मैट्रिक्स ए में अवयवों की संख्या, पंक्तियों की संख्या 2 है और स्तंभों की संख्या 3। जब 2 को 3 से गुणा करें तो आ जाता है 6। तो ये आ गई, हमने गिन के भी देख लिया और सूत्र से भी प्राप्त कर लिया। और अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अब हम देखें कि जो मैट्रिक्स टॉपिक है उसमें m इंटू n क्रम की मैट्रिक्स का व्यापक रूप। m इंटू n क्रम का मतलब ऐसी मैट्रिक्स है जिसमें स्मॉल m पंक्तियाँ तथा स्मॉल n स्तंभ हो, तो वो मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का व्यापक रूप क्या बनेगा, कैपिटल A, A11, A12, A13, A1J, A1N। इसका मतलब क्या निकला, इसमें जो पहले, इस सफिक्स में जो पहले लिखा हुआ है वो पंक्ति को व्यक्त करता है और जो बाद में लिखा हुआ है वो स्तंभ को व्यक्त करता है। तो इसका कैसे पढ़ेंगे हम, पहली पंक्ति और पहले स्तंभ में स्थित अवयव का नाम क्या है, A11। अब इसको पढ़ो, पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ में स्थित अवयव का नाम A12। फिर इसको पढ़ो, पहली पंक्ति तथा तीसरे स्तंभ में अवयव का नाम A13 डॉट डॉट डॉट, पहली पंक्ति और वे स्तंभ में स्थित अवयव का नाम A1J हो जाएगा। फिर डॉट डॉट, पहली पंक्ति और nवें स्तंभ में स्थित अवयव का नाम A1N हो जाएगा। फिर यहाँ पहली, ये देखो ये पहली पंक्ति, तो अब ये दूसरी पंक्ति चालू हो गई। ठीक है, पहली पंक्ति में देखो पहला सफिक्स सब में बन 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 है,
दूसरी पंक्ति में पहला सफिक्स सब में 2 2 2 है। यहाँ देखो आई भी पंक्ति है तो सब में आई 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 है पहले। फिर यहाँ एम भी पंक्ति है तो एम 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 आ गया। ये स्तंभ है पहला स्तंभ, तो ये देखो बाद वाला सफिक्स सब में 1 1 1 है। ये दूसरा स्तंभ है तो बाद वाला सफिक्स 2 2 2 है। यह तीसरा स्तंभ है तो बाद वाला सफिक्स 3 3 3 है। ये जेवा स्तंभ है तो बाद वाला सफिक्स सब में जे 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 है। ये एनवा स्तंभ है तो सब में बाद वाला सफिक्स एन 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 है। तो इस प्रकार से ये बन गया आपके पास m इंटू एन कोटि की मैट्रिक्स का व्यापक रूप। इतना बड़ा नहीं लिख के इसका एक शॉर्ट रूप है कि यहाँ पर जो ये ए आई जे है, ए आई जे, ये ए आई जो है ए आई जे, वो क्या कहलाता है? व्यापक पद कहलाता है। क्या कहलाता है? व्यापक पद क्या होता है? अब जैसे आपने छोटी क्लासों में समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी पढ़ी है तो उनमें व्यापक पद आता था। व्यापक पद यानी ऐसा पद जिससे उस श्रेणी के सभी पदों को प्राप्त किया जा सकता है। यानी ए एन होता था, वहाँ पे भी होता था ए एन। ध्यान हो तो जहाँ एन का मान 1 रखते तो पहला पद मिलता, एन का मान 2 रखते तो दूसरा पद, 3 रखने पर तीसरा, 4 रखने पर चौथा। इसका मतलब व्यापक पद ऐसा पद होता है जिससे श्रेणी के सारे पद प्राप्त किए जा सकते हैं। ऐसे ही यहाँ भी मैट्रिक्स में व्यापक पद मिल गया हमें ए आई जे, तो ये एक ऐसा व्यापक पद है जिससे मैट्रिक्स के सारे पद मिलते हैं। कैसे मिलेंगे? कि आपने आई का मान 1 और जे का मान 1 रखा तो ए 1 1 मिल गया। देखो आई का मान 1 और जे का मान 2 रखा तो ए 1 2 मिल गया। आई का मान 1, जे का मान 3 रखा तो ए 1 3 मिल गया। ऐसे भी हम से सभी को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए ही कहा जाता है इस ए आई जे को क्या? व्यापक पद। हो गया क्लियर? अब हम आगे बढ़ें कि सर इसको हम बार बार लिखेंगे तो बहुत ध्यान में रखना पड़ता है। तो इसका शॉर्ट रूप क्या है कि व्यापक पद से भी डिनोट कर सकते हैं हम मैट्रिक्स को, कि व्यापक पद ए आई जे, ये लिख दिया, सारे मैट्रिक्स का चिन्ह लगा दिया। कितनी कोटि की है वो यहाँ लिख दिया, m इंटू एन। तो आई का मान क्या होगा? 1 से लेकर m तक। आई का मान कहाँ से? 1 से लेकर m तक। आई मतलब पंक्तियाँ कहाँ तक है? 1 से लेकर m तक है। और जे का मतलब स्तंभ, जे स्तंभ कहाँ है? देखिए जे 1 से लेकर n तक, 1 से लेकर n तक के स्तंभ है। ठीक, इस प्रकार से ये लिखा है। तो यानी इतने बड़े को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं। कैपिटल ए बराबर स्मॉल ए आई जे, आयताकार बॉक्स और सफिक्स में m इंटू एन। तो ये हो गया सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये m इंटू एन कोटि की मैट्रिक्स का व्यापक रूप। अब इस पर कुछ प्रश्न हैं। इसके एग्जाम्पल के तौर पर हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5 और 6 है। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 जैसे के लिए एग्जाम्पल के रूप में एक 5 व 6 क्वेश्चन। तो 5वां व 6 क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन हमने यहाँ लिखा है। क्या है कि 2 इंटू 2 क्रम की मैट्रिक्स ए आई जे ज्ञात कीजिए जिसके अवयव इनसे प्राप्त होते हैं। ठीक, ये यानी कि ए आई जे आपको दिया है, इसका मतलब क्या दिया है? आपको व्यापक पद दिया है। क्या दिया है? व्यापक पद। तो व्यापक पद से हम उसके सभी पदों को निकाल लेंगे और उस मैट्रिक्स में जमा देंगे। तो जमा देंगे तो क्या है हमारे पास? 2 इंटू 2, तो ये ए बराबर ए आई जे कितनी कोटि का? 2 इंटू 2। तो 2 इंटू 2 का मतलब 2 इंटू 2 का मतलब उसमें 2 पंक्तियाँ और 2 ही स्तंभ। तो 2 पंक्तियाँ और 2 स्तंभ इधर देख लें हम। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें 2 पंक्तियाँ और 2 स्तंभ दे रहे, देखो ये हो गया, ये बन गई आपकी, ये बन गई। ये देखो एक पंक्ति, दूसरी पंक्ति, 2 पंक्ति और ये 2 स्तंभ। तो इनको यहाँ पे रख दीजिए आप। कौन कौन से? A11, A12, A21 और A22। ये आ गया 2 इंटू 2। इसका मतलब हमें इसमें 4 अवयवों के मान निकालने हैं। 4 अवयवों के मान निकालें अब हम। पहले A11 के लिए तो ए आई जे हमारा क्या है? ए आई जे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम कर रहे हैं। ए आई जे 2i माइनस जे
अपॉन 3i प्लस के जे। तो i बराबर 1 तथा j बराबर 1 रखने पर क्या मिलेगा हमें मिलेगा a11। यहाँ से i का मान 1 रखो, 2 × 1 - 1 अपॉन 3 × 1 प्लस के 1। तो ये हो जाएगा 2 - 1 और ये हो गया 3 + 1, 2 में से 1 गया तो 1, 3 और 1 4। ऐसे ही अब हम देखो ये हमें a11, इसके लिए i का मान 1 और j का मान 2 रखो। तो i बराबर 1 तथा j बराबर 2 रखने पर a12 कितना मिलेगा, 2 × i का मान 1 और j का मान कितना, j का मान 2 है हमारे पास यहाँ पर। i का मान कितना है 1 और j का मान 2। तो कितना आया 2 - 2 अपॉन 3 + 2 बराबर 0/5 बराबर 0। अब हम तीसरा एलिमेंट देखें इसमें a21 के लिए। तो a21 के लिए i बराबर 2 तथा j बराबर 1 रखने पर a21 का मतलब देखिए इसमें रखना है i का मान 2 और j का मान 1। फिर यहाँ वापस 3 × i का मान 2 और j का मान 1। तो देखिए 2 दूनी 4 - 1, 3 दूनी 6 + 1, 4 में से 1 गया तो 3/7। एक और रह गया हमारे पास एलिमेंट a22। तो i का मान 2 तथा j का मान 2 रखने पर a22 देखिए इसमें रखिए, ये मेन है आपके पास 2 × i का मान 2 - j का मान 2, 3 × i का मान 2 प्लस j का मान 2। तो ये आ गया 2 दूनी 4 - 2, 3 दूनी 6 + 2, 4 में से 2 गया तो 2, 6 और 2 8। तो ये आ गया 1/4। ये आ गया आपके पास चारों मान। अब हम इन मानों को इसमें जमा दें और हमारे पास क्या आएगा, सारे मान a11 कितना 1/4, a12 0, a21 3/7 और a22 1/4। ऐसे ही ये हमारे पास आ गई 2 × 2 क्रम की मैट्रिक्स। तो इस प्रकार से हम ऐसे ही इसको भी कर सकते हैं। सब सवाल नंबर ये 5वें का सेकंड और 5वें का थर्ड। तो कुछ नहीं है, सीधे सीधे सभी में 4-4 अवयव निकालने हैं। तो आप ये क्वेश्चन नंबर दूसरा और तीसरा आज करोगे और इसी प्रकार का सवाल नंबर 6 है हमारा, उसमें भी हमें ये ही 2 × 3 क्रम की मैट्रिक्स निकालनी है। 2 × 3 क्रम मतलब 6 अवयव हो जाएंगे। 6 अवयव आपको इसी प्रकार से निकालने हैं और मैट्रिक्स तैयार करनी है। ठीक है, आप इस प्रकार से आज इनको कंप्लीट करें और कल हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के टॉपिकों की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।